आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए यहाँ पे बुलाया। डेफिनेटली लोग, हालांकि हमारे पास कान दो है, मुंह एक है, लेकिन लोगों को बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, सुनना कम अच्छा लगता है। तो वही सोच रही थी, ऐसा क्या बोलूं कि आप लोग, जब तक मैं बोलूं आप लोग सुन सके, और उसमें से अगर जितनी चीजें मैं बोलूं 10% भी किसी को रिलायबल लगे उसकी लाइफ के साथ में, और उसके वो कुछ चेंज लाए, तो वो आज के लिए मेरा अचीवमेंट होगा। और डेफिनेटली जब भी मैं दिन की शुरुआत करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज कुछ अच्छा करूँ। तो यहाँ पे आते ही तो अच्छाई की शुरुआत होगी, लेकिन वो अच्छा तभी बनेगा जब इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया सर ने। डेफिनेटली मैं एक छोटे से गांव से हूँ, और भारत तो गांव का ही देश है। तो अगर आप किसी भी बड़े शख्सियत की बात करें तो मैक्सिमम लोग गांव से ही रहते हैं। तो जर्नी शुरू कैसे हुई? जर्नी शुरू हुई उस समय से जब मैं छोटी थी, और जब मैंने सोचा कि मुझे जो मेरा गांव में जो माहौल है, जैसे मेरी दीदी है, मम्मी है, चाची, जितने भी लेडीज है, सबको मैंने देखते आई कि उनकी एक ही लाइफ जर्नी रहती थी। बड़े हुए, शादी हो गई, ससुराल गए, ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन जब हम बड़े भी होते रहते हैं ना, तो छोटे में भी बोलते हैं कि ये चीज सब्जी काटना सीख, नहीं तो ससुराल में क्या करेंगे। इवन मैं अगर लेफ्ट राइट हैंड से अगर काट रहे तो बोलते हैं तुझे लेफ्टी बोलेंगे लोग, तो राइट हैंड से काट। ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें एकदम रोक टोक वाली रहती थी, जो उनका टारगेट क्या रहता था कि ससुराल जाएगी तो तुझे ये करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में तो बैठ गया, नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ ससुराल में जाके क्या करना है इसीलिए कुछ सीखूं। ठीक है, वो लोग डांट रहे हैं, सिखा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर मी कि मैं परफेक्ट बनूं, पर मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं भी बड़ी होकर सिर्फ एक शादी करके ससुराल जाऊं, बच्चों में ही लाइफ खत्म हो जाए। मुझे देखना था दुनिया, मुझे अपने आप को एज ए एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना था अपने गाँव के बाकी बच्चों के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, और जहां तक मैं पहुंच सकूं वहां तक के लिए। तो बोलते हैं ना, मतलब आप शुरुआत कब करो दैट डजंट मैटर। आपने शुरुआत करने की सोची, आपने कुछ अलग करने का सोचा, बात वहीं शुरू हो जाती है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पे मतलब गर्ल्स जितने यहाँ पे काम करने आए हैं, आपके गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे जितने बॉयज में हैं, लेकिन आप लोग वहां से निकल के यहाँ आए, आज आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। और जो गर्ल अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, जिसको किसी और के सामने झुकना ना पड़े, तो उससे बड़ा या उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री शिवम का नाम सुनते ही मुझे याद है यार, वहाँ तो साड़ियों के नाम से ज्यादा फेमस है, बाकी क्लोथ रहते हैं। तो मैं बता दूं, हमारा खुद का भी साड़ियों का ही बिजनेस है। पापा किसान है लेकिन साड़ियाँ भी बेचते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा बड़ा शॉप नहीं है। पापा मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे अपना दुकान हम लोग खोलते हैं, लगाते हैं। इवन रिसेंटली मैंने बचपन से वही चीज़ मैंने देखते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको एज अ वीडियो उसको पेश नहीं किया था। तो अभी कल ही मैंने उसको अपलोड किया, तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा आपके पापा ये काम करते हैं, आज दिखा रहे। तो आई रियली प्राउड कि हम लोग भी वही काम करते हैं। और मैं मेहर हूँ, तो हमारे यहाँ तो कपड़े बुनकर भी हम लोग, जब मैं छोटी थी तो हम लोग खुद धागा देते थे, कलर देते थे, साड़ी बनाते थे। इवन मैंने भी साड़ी बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली जो आप लोगों का प्रोफेशन है उससे कहीं ना कहीं मैं लिंक्ड हूँ, तो थोड़ा अपनापन टाइप फील हुआ कि अपने वाले एक जगह पे जा रही हूँ आज। और किसी और को मोटिवेट करने की बात आए ना, तो काफी कुछ सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बोले कि सामने वाला मोटिवेट हो। पर आपको आपसे ज्यादा मोटिवेट कोई भी नहीं कर सकता। आपने अगर सोचा कि आपको कुछ करना है तभी आप कुछ करोगे। हमारे माँ बाप से ज्यादा तो कोई मोटिवेट करता ही नहीं है, गाली देकर भी करते हैं और प्यार से भी करते हैं, पर फिर भी उसी बेटे को घर में बोलते कि तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, लेकिन वो तभी पढ़ता है जब उसका मन करता है, जब वो खुद से मोटिवेट फील होता है। जब वो स्कूल जाता है, देखता है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चों को अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। सेम जैसे मैं एज अ डीएसपी अपने घर से निकली हूँ, तो नो डाउट मेरे घर में जो बाकी बच्चे हैं ना, वो सोचते हैं, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म में मुझे देखा है कि हम मासी को ऐसे वहाँ पे सम्मान मिलता है तो हम भी कुछ करें, हम भी कुछ पढ़े। तो उनके मन में आता है। मेरा यूनिफॉर्म देखने के बाद मेरी दीदी का बेटा
वो बोलता है मुझे डीएसपी नहीं बनना, मुझे आईपीएस बनना है, और बोलते हैं आपको मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मेरे लिए कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, गाँव में ऐसा कोई था नहीं कि गाँव में किसी को देखो और बोलो अच्छा वो ये बना है तो मैं ये भी बनूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस चलते जाना है, आप शुरुआत करते ना तो मंजिल खुद ले जाती है। ऐसा तो था नहीं कि मैं बचपन से पुलिस बन जाऊंगी बोल के सीधा पुलिसिंग की तैयारी शुरू कर दी। स्ट्रगल सबके लाइफ में रहता है। इवन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं सबके साथ 2 मिनट बैठ जाऊँ तो मुझे एक नई स्टोरी मिल जाएगी। और तो हालांकि चूंकि मुझे सुनने के लिए बुलाया तो कुछ चीजें मैं भी बता ही देती हूँ आज। स्कूलिंग गांव से ही किया, 5वीं तक मैंने स्कूल किया। 6वीं से मैं अपना जो ब्लॉक था वहाँ पढ़ने गई, क्योंकि मेरे इस गांव में अभी भी सिर्फ 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है, और उस समय अंग्रेजी नहीं आता था। मतलब अंग्रेजी जब मैं 3rd क्लास में आई तब गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हुआ था। तो ऐसे करके जब मैं 6वीं के लिए अपने गाँव से जब बाहर एक दूसरे गाँव में गई तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज लगा था, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे वो, मैं एक प्राइवेट स्कूल में चल रही, तो वो लोग थोड़े स्टैंडर्ड वाले लगते थे, उनके पास मुझसे ज़्यादा रिसोर्सेस रहते थे, उनके पापा लोग उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे। तो मैं अपने आप को देखती थी तो बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता था कि ये लोग तो हर चीज़ में मेरे से अच्छे हैं, तो मैं कैसे कवर अप करूँगी। डेफिनेटली आप लोग भी कहीं जाते हैं, किसी शादी पार्टी में जाओगे, कोई सामने वाला अच्छे से तैयार हुआ रहता है, आप नहीं हो रहते, तो भी आपको लगता है यार मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, या मुझे कुछ और करके आना था। तो सेम उस स्कूल में जब मैं गई तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करूँगी। तो मैं जब फर्स्ट 6वीं में गई तब मैं जो रैंकिंग आता था मेरा लास्ट में आता था, लेकिन जब मैं उसी स्कूल में 12वीं तक पढ़ी और 12वीं में जब निकली तो वहाँ पे टॉप 5 में मेरा नाम आने लग गया। तो ये मैंने देखा, सीखा और अपने में बदलाव लाया। तो सेम फिर अभी तो कुछ और ब्लॉक था, ब्लॉक में 12वीं तक पढ़ लिया, लेकिन जब मैं कॉलेज गई रायगढ़, तब मैं पहली बार रायगढ़ गई, शहर नहीं देखा था, शहर आई, देख रहे तो वहाँ पे और कंपटीशन। अब ऐसा लग रहा है मैं तो गांव की, अब यहाँ पे कैसे करूँ। तो उनको देख के फिर कॉलेज खुला था, और वहाँ पे तो जब मैं कॉलेज गई तो इंग्लिश में ये सब पढ़ाते, मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मेरे से बनता ही नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर बैक, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मैं क्लियर ही नहीं कर पाई इतना, क्योंकि और उसका कारण ये था कि पढ़ने से ज़्यादा मेरा दिमाग ना इसमें लगता था कि ये लोग मेरे से ज़्यादा कर ले रहे हैं, मैं एकदम कैसे कवर अप करूँ। एक अलग ही लो फील होता था अपने आप को उनके सामने में देख के। पर ऐसा हुआ कि वहाँ पे फिर मैंने दूसरों को देखा, मैंने देखा कि कौन बंदा कैसा पढ़ता है, क्यों उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्यों उनकी चीज़ें अच्छी आ रही है, ड्रेसिंग सेंस लोगों का कैसा है। इवन मतलब अजीब लगता है, लेकिन मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना हेयर स्टाइल, अपना एक चीज़ दूसरों से सीखा, देखा और सीखा, और अपने में उसको अप्लाई किया, और फिर मैं अपने कॉलेज के टॉपर बन के वहाँ से निकली। तो जीरो से शुरू करके हर बार मैंने जीरो से शुरू किया और फिर आगे पहुंची। तो सेम वैसा ही हुआ कॉलेज के बाद, फिर एक और लाइफ, क्योंकि ऐसा लगता है ना स्कूलिंग कर लो फिर टेंशन खत्म, कॉलेज कर लो फिर टेंशन खत्म, लेकिन टेंशन ना बढ़ते जाता है। कॉलेज कर लिया, गांव से निकल के इंजीनियरिंग की, मेरे गांव में मैं इंजीनियरिंग करने वाली पहली लड़की। तो अब मेरे पास एक और चीज़ आती है कि इंजीनियरिंग कर ली तो क्या कर रही है, इतना पढ़ ली फिर भी घर में तो बैठी है। तो ये चीज़ मेरे पापा को सुनने को मिलता था, मम्मी को बोलते थे, मैं सुनती थी, अब क्या करूँ। तो मैं फिर जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था वहाँ मैं एज अ टीचर वहाँ पढ़ाने गई। मैं बोली मैं घर में नहीं बैठूंगी, मैं जाके भले पढ़ाऊंगी, कुछ तो करूंगी। मेरी सैलरी मिनिमम मतलब 3000 मेरी सैलरी थी, उसमें कुछ पैसे कटते थे ईपीएफ में, तो ऐसे करके 2500 2700 कुछ मिलता था। तो 1 साल मैंने एक स्कूल में पढ़ाया और उतने पैसे से इतनी खुशी मिलती थी, जब ला के अपने घर में देती थी, उस समय कैश मिलता था, तो इतना प्राउड फील होता था कि मैंने कमाया है। तो ये खुशी होती ही है। तो कोई जॉब छोटा कोई बड़ा नहीं होता, पर फिर मैंने वही लगा मुझे कि स्कूल में पढ़ा तो रही हूँ, पर अब देखो जो लड़की 6वीं तक अंग्रेजी ही नहीं पढ़ी थी, 6वीं से मैं अंग्रेजी पढ़ाना शुरू की थी, मैं उसी स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर वहाँ पे हायर की गई थी। तो मैंने इंग्लिश का बहुत सुधार किया। जो कमी था मैं लिस्टिंग करती थी कि ये चीज़ मेरे को नहीं आता और इस चीज़ को मुझे सीखना है और इस चीज़ को मुझे करना है। और फिर ऐसा लगा कि नहीं पोटेंशियल है, थोड़ा और ट्राई किया जाना चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने के लिए यही रायपुर आई थी। उस समय हम लोग इधर इसी एरिया से गुजरते थे, देखते पंडरी में ही मैं कोचिंग करती थी महिंद्रास में।
और मैंने तैयारी किया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया और तो मैं आरआई बन गई, जो तहसीलदार पटवारी आरआई रहता है ना। तो जब आरआई का हुआ ना तो मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली आरआई क्या होता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर लिखा था तो मुझे लगता था अच्छा इंस्पेक्टर बनी तो उसमें कुछ वर्दी मिलेगा क्या, इस टाइप का दिमाग में चल रहा था जब तक ज्वाइनिंग नहीं आया था। तो फिर जब ज्वाइन किया तो फिर काम समझ में आया। और अभी तक कहीं पे भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मैं सीजीपीएससी दूं या पुलिस बनूं। तो फिर मैं देखिए आरआई में जब मैं आई तो मेरे साथ वाले सभी लोग सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो पहली बार सुना कि अब भी मतलब इतने सारे फेसेस के बाद भी मैं पुलिस में जा सकती हूँ। तो वहां से मुझे पता चला। तो आप लोग भी अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बताया कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी भी अगर आप लोग कुछ बनना चाहें तो बन सकते हो। तो मैंने अटेम्प्ट किया और पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर ली। तो बहुत सारे लोग किए थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं अकेली कुछ अलग ही करती, पर मेरे लिए अलग ये था कि जहाँ से मैं थी वहाँ के लिए एक नई बात थी। मेरे पूरे ब्लॉक में कोई लड़की नहीं थी। तो जब मैं घर गई तो इतना ग्रैंड वेलकम हुआ। आई मीन घर वाले तो करते हैं, घर वालों का करना तो ऐसे बर्थडे में भी करें, कुछ में भी करेंगे, लेकिन पूरे मेरे रायगढ़ जिले में मैं अंबिकापुर में पहुंची, जैसे रायगढ़ जिला गई तब देख रही हूँ कि वहाँ वाले आके वेलकम कर रहे हैं। तो फिर लगा अच्छा मैं कुछ और कर दी, कुछ बड़ा की। मतलब 3 दिन बाद में गई थी रिजल्ट के बाद, तो मेरे को एकदम लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा कर दिया। फिर मैं गई, जैसे मैं ब्लॉक गई तो वहाँ पे 6-7 स्कूल है, सारे स्कूल के बच्चे वहाँ पे मेरा वेलकम के लिए खड़े थे। तो मेरे को एकदम टेंशन हो गया, यार मेरा सिर्फ सिलेक्शन हुआ है तो इतने लोग आए हैं, मतलब इतने सारे लोग मुझे एज अ पर्सन, एज अ डीएसपी अभी से फील कर रहे जबकि मैं ज्वाइन नहीं की हूँ। तो मुझे नौकरी जब मैं ज्वाइन करूंगी तो कुछ ऐसा जरूर करना है कि जितने बच्चे आए हैं वो प्राउड फील करें और कुछ मेरे से और सीखें। तो वहीं से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ जिसमें मैं एज ए सोशल वर्कर अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगी। जहां मुझे मौका मिलता है वहां जाती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बच्चों को, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना, स्टेट बीएससी एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम उसके बारे में बताना। मैं यूट्यूब चैनल चलाने लगी, मतलब कारण वही था। उतने सारे बच्चे जब आ गए ना तो मुझे लगा कि अब प्रेशर बढ़ गए हैं, अब कुछ सिर्फ नौकरी नहीं करना, अब नौकरी के साथ भी कुछ करना है। और अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे और फील हो रहा है कि अब तो रायपुर में जब तक रहूंगी तब तक कुछ अच्छा करना, नहीं तो ये सारे लोग देखते रहेंगे तो बस ऐसे ही है, आप लोगों को सफर ना खुद खींचता है और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं थी, मैंने अपने आप पे काम किया और अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्या लगेगा कि सामने जो आए वो एकदम परफेक्ट इंसान है इसलिए उसको चुन के लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी के साथ हमें अपने आप को चेंज करना है। आप ये देखिए कि आप आज जो हैं आने वाले कल में आप उससे बेहतर बने, हमेशा अपना बेटर वर्जन तैयार करें, आप अपना बेस्ट चुने। और कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, वो 1-2 दिन के लिए ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके बारे में ना आज लोग बोलेंगे, हमेशा आपके लिए नहीं बोलते रहेंगे। तो हम जो सोचते नहीं कि वो क्या बोल रहा होगा उसको सोच के टेंशन लेते तो वो लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे आपको। पर आपने क्या अपने आप में चेंजेस किया, आपके फैमिली में आपके बच्चे आपको कितना रेस्पेक्ट देते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा अपने आप को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप लोग आज देखो, और लड़कियों में एक चीज होता है कि क्या पहने, क्या करें कि स्मार्ट लगे या कॉन्फिडेंट लगे, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं खुद मार्केटिंग से, मेरे बचपन में भी मेरे पापा मार्केटिंग में ही है, हमारे घर में किराना दुकान था, मम्मी बेचती थी, तो वहां से कॉन्फिडेंस मैंने सीखा कि आप अगर कोई जितना भी अच्छे से तैयार हुए हो, अगर आपके पास कोई कस्टमर अगर आ रहा है, मतलब मैं ही अगर कस्टमर एज ए कस्टमर आई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप मुझे कपड़े दिखाने में या जो भी समझा रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या आप बेच पाओगे? नहीं। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर मैं यहाँ बोलने आई हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूंगी तो आप लोग कोई मुझे नहीं सुनोगे। तो जिस कॉन्फिडेंस से मैं भी मतलब आप लोगों को अपनी चीजें बता रही हूँ, वैसे कॉन्फिडेंस में आपको यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों के भी बॉस होंगे जो देखते होंगे, आप लोगों का भी मॉनिटरिंग होता होगा कि कौन अच्छा सेल्स में करता है, कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा होता है। तो आपको सुबह जब भी उठो और ऑफिस के लिए या यहाँ काम के लिए निकलो ना, तो कोई और चीज रखे या ना रखे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए कि मैं आज जा रही हूँ, मैं
फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मतलब मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंस रोज लेके आए। और एक और चीज बताऊं, कॉन्फिडेंस जो है वो आप खुद फील करोगे आपके अंदर है। और हम जो सोचते हैं कि ऑब्वियसली आपका मतलब यूनिफॉर्म कैसा है, मैं खुद यूनिफॉर्म सर्विस में हूँ तो ड्रेसअप कैसा है, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक एक चीज थोड़ा मिसमैच रहे तो रहता है, लेकिन अगर कोई बंदा है ना एक बार के लिए वो भूल जाएगा कि आपका यूनिफॉर्म या ड्रेसिंग सेंस कैसा था, वो अगर यहाँ से जाने के बाद याद रखेगा तो आपका व्यवहार। तो अगर आप जिस प्रोफेशन में हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। मतलब सामने वाले आए तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो आपके सामने अपनी पसंद नापसंद सारी चीजें बताए और खुल के जो यहाँ लेने आए हैं वो लेके जा सके। तो ये आपको उनको कंफर्ट जोन में फील कराना है। मैं जाती हूँ कई सारे दुकानों में हम जाते हैं, कुछ दुकानों में देखती हूँ कि मतलब मेरे को दो तीन कपड़े देखे फिर ऐसा लगता है यार नहीं लूंगी तो ये लोग मुझे कुछ बोलेंगे, मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। लेकिन कुछ मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो गर्ल्स रहती है वो इतना कंफर्ट फील करा देते हैं कि दर्जन भर कपड़े मैं देख लेती हूँ, भले कोई पसंद नहीं आ रहा तो भी मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ दीदी ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और दिखा। तो ये आप लोगों को मैं ये चीज होना ही चाहिए कि आप लोगों के पास जो आए आप उसको कंफर्ट फील करा सको अपने व्यवहार से। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिखाते ही होंगे सारी चीजें, बट मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। और आप लोग सब इतनी शांति से सुन रहे हो तो ऐसा लग रहा है नहीं आप लोग को कुछ पूछना हो, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी चीज़ें मैंने बता दिया, कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं किसी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपका सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हुआ तो एक तो रिटन एग्जाम हुआ, हाँ। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ, हाँ। तो इंटरव्यू मतलब जो हुआ तो उस इंटरव्यू का कुछ आप अनुभव सुनाइए। बिल्कुल। CGPSC जो है 3 स्टेप में होता है। प्रीलिम्स होता है तो पहले ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला होता है, फिर मेंस होता है जिसमें हम लोग एक दिन में 6-6 घंटा पेपर लिखते हैं, 2 पेपर होता है, फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो जितनी कॉन्फिडेंट आज मैं हूँ उसका कई गुना मतलब डिवाइड कर देंगे तो उतना लो फील करती थी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। भले एग्जाम में थी लेकिन इंटरव्यू जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले आपको जज करेंगे तो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। तो इंटरव्यू कुछ नहीं होता, जो आप हो वही होता है। उसके बाद फिर क्योंकि मैं पुलिस में आने के बाद बहुत सारे हम लोग पुलिस भर्ती करते तो इंटरव्यू लेने लगी मैं खुद, तो सामने वाला ये नहीं देखता कि आपको नॉलेज कितना है या क्या है, वो इंटरव्यू में ये देखता है कि आप जो हैं आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटरव्यू में भी सेम मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं जिस प्रोफेशन में थी, जिस गांव में थी, मुझे ये तक पूछा गया कि आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग का क्या फायदा होगा, और इंजीनियरिंग किया तो टेक्निकल फील्ड में ना जाके आप सिविल सर्विस में क्यों आ रहे हो। रीजन तो सबके पास 1-2 ही रहते हैं कि हाँ नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें कैसे उसी चीज को तोड़ मोड़ के बोलना है कि सामने वाले को वो चीज सही लगे कि हाँ ये बंदा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है तो ये पुलिस में आना चाहता है, कि ताकि आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो मैंने वहाँ रिलेट किया कि साइबर क्राइम सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, मुझे कंप्यूटर का इतना अच्छा नॉलेज है, मैं अगर एज अ पुलिस ऑफिसर आऊँगी और सारी चीज़ों को करूँगी तो मैं और अच्छे से इन सारे क्राइम्स को डिटेक्ट कर सकती हूँ। इस टाइप से मैंने बोला। और वहाँ पे इवन मैं किस महीने में मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो तक पूछा गया, और उस महीने में एक टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को, उसके बारे में भी पूछा गया। अंबिकापुर में फिर कहाँ दलाई लामा, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछा। तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, 6-7 लोग बैठे रहते हैं पैनल में, बट बहुत मतलब आपको कंफर्ट करके सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बस जो नहीं बनता है सॉरी सर बोल दे और अपना जो है उसको बताते जाना है। इसमें से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग? ओके, कौन से एग्जाम की? CGPSC। ओके, तो आप लोग पर्सनली भी मेरे से टच में आ सकते हैं, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और आपका दीदी मतलब इंटरव्यू कहाँ हुआ आपको? रायपुर में ही होता है, यहाँ पे लोक सेवा आयोग है ना, वहीं पे स्टेट PSC का इंटरव्यू यही होता है। हाँ, और
तो कोई कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो मैं वुमेन सेफ्टी का ही बता देती हूँ, फिर आई हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक ऐप है, अभिव्यक्ति ऐप है। तो ये ऐप आप सभी को डाउनलोड जरूर करना चाहिए। ये सरकार की तरफ से सभी जिलों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। तो इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको अपना नंबर, डिटेल, एड्रेस सब डालना पड़ेगा, साथ ही अपने 2 रिलेटिव्स का नंबर डालना पड़ेगा। तो इसमें जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक पैनिक बटन उसमें दिखेगा, SOS बटन। आप अगर कहीं सफर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अचानक आपको लगा कि आप कंफर्ट नहीं हो, आप सेफ फील नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, कहीं गए हो, तो आप उस SOS बटन को टच करोगे तो जो 2 नंबर आपने डाले हैं उनको मैसेज चला जाएगा कि आप प्रॉब्लम में हो। साथ ही पुलिस को, जो हमारा 112 की गाड़ी है, वहाँ पे लिंक अप हो जाएगा। फिर वहाँ से 112 की टीम तुरंत आपकी मतलब हेल्प के लिए पहुँच जाएगी। और दूसरा, कई लोगों को ऐसा होता है कि जो जनरली यहाँ रायपुर में जो चीज़ें होती हैं कि तुरंत ऐसे इस टाइप की चीज़ें कम होती हैं, लेकिन कोई ज़्यादा दिन तक परेशान कर रहा है या कुछ और समस्या, ऐसी समस्याएं बहुत रहती हैं। तो उस अभिव्यक्ति ऐप में आप अपनी कंप्लेंट को लिख सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो। कुछ फोटोज़ पे अगर मारपीट हुआ हो तो उसको भी अटैच कर सकते हो, या कुछ भी टाइप का हो तो उसका फिर हमारे पास ही, मेरी जो टीम है, मैं यहाँ पे वुमेन सेल में ही हूँ, तो मेरी टीम खुद उसको सारे जो कंप्लेंट्स आते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें आपको बिना पुलिस थाना गए आपकी समस्या इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐप बहुत अच्छा है, इसको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। और एक और कॉमन चीज़ देखने को मिलता है कि जैसे गर्ल्स है वो बात करती हैं, डेफिनेटली एक एज होता है, सब कोई बात करते हैं बॉयज से या उनके पार्टनर्स रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ गलतियां कर देती हैं, जिस गलतियों की वजह से लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि वो गलतियां आपसे ना हो। फोटोज़ खिंचाना सबको अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डाल लो तो फिर तो उसमें जब लाइक्स कमेंट्स आते हैं तब तो और अच्छा लगता है। लोग हमारी स्टोरी को अपनी स्टोरी में शेयर करते तो भाई और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी यही सोशल मीडिया हमारे लिए जी का जंजाल बन जाता है। कैसे? बहुत ईजी होता है फेक अकाउंट बनाना। लोग बोलते हैं कि सारे फेक अकाउंट को आप बंद करा जाओ। मैं आज बंद कराऊंगी, 10 कोई बंदा कल फिर बना देगा। आप तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट में कई अकाउंट ऐड कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही होता है कि आप जब किसी से बात करते हो तो जब तक बात बनती है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब बात थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है ना तो वो लोग क्या करते हैं, आपके फर्जी अकाउंट बना देंगे, आपके फोटोज वगैरह उसमें शेयर करने लगते हैं। तो लड़कियां डर जाती हैं, वो पुलिस के पास में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ NGO से सोशल वर्कर्स उनको मेरे पास लेके आते हैं कि ये पुलिस के पास नहीं आना चाहते। तो ऐसा भी कुछ रहता है, तो आप डेफिनेटली पुलिस के पास आया करें। और दूसरी चीज़ होती है, तो नॉर्मल फोटो से लोग पोस्ट करते हैं, चीज़ें पोस्ट करते हैं। जब हम किसी से वीडियो कॉल में बात करते हैं या व्हाट्सएप में बात करते हैं तो इतना हमें सामने वाले पर ट्रस्ट होता है कि हम उसको फोटोज़ भेजने लग जाते हैं, और समटाइम्स हम अपने प्राइवेट फोटोज़ तक उनको शेयर कर देते हैं। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन बताया ना, जब बात बिगड़ती है तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आए कि सामने वाले के साथ में आपका अगर उस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग लग रहा है कि सामने वाला आपका हमेशा सपोर्ट करेगा, तभी किसी से शेयर्ड हो। नहीं तो शुरू में ही एकदम ज़्यादा किसी के साथ क्लोज नहीं आना चाहिए। सेम तो चुप नहीं बैठना है, गलत होता है तो आवाज़ उठाना है, ये चीज़ करना होगा। और एक कॉमन फ्रॉड होता है, वो भी मैं बता दूं, वीडियो कॉल आता है। आप वीडियो कॉल में बात करते रहते होंगे, सामने वाला न्यूड हो जाएगा। अब आप ये क्या हो रहा है सोच रहे होंगे, वीडियो कट। उसके तुरंत बाद आपको मैसेज आएगा, मैसेज में आप देखोगे वीडियो क्लिप होगा। उस क्लिप में सामने वाला का न्यूड वाला वीडियो और आप देख रहे हैं, आपको फेस रहेगा। तो अब कैसा करें, अब उसका अगला मैसेज आएगा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, नहीं तो ये वीडियोस आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड, इसको सेक्स टॉर्सन बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। मेरे को बहुत सारे लोगों के ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि ऐसा हुआ है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे कॉल्स आते हैं तो सीधा साइबर का जो पोर्टल है या 1930 में आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। हमारे साइबर ऑफिस से भी आके शिकायत दर्ज करा सकते हो। पैसा 1 रुपये भी नहीं देना है। पैसा दिए तो फिर आप फंस गए, आपको और पैसे मांगेंगे, आप और देंगे। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, उसमें देखिएगा रोज एक क्राइम वाला अपना सेक्शन रहता है, उसमें किसी के साथ 80 लाख की ठगी, किसी के साथ और रुपये की ठगी, ये सब आते रहता है। लेकिन ठगी तभी होगा आपके साथ
जब आप अपना कुछ डाटा है ना, तो जब भी ऐसा कोई वीडियो कॉल आता है, सामने वाला कुछ ऐसा हरकत करने लगे, तो आप क्या काम कर सकते हो, जो कैमरा वाला सेक्शन है, फ्रंट कैमरा, उसमें अपना हाथ रख देना, इससे आपका फेस सामने वाले के पास नहीं जाएगा। तो ये कर सकते हैं। लोन के नाम से भी कॉल आते हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको अलर्ट होना है। और बाकी रायपुर पुलिस और मैं हमेशा 24 घंटे आप लोगों की सेवा के लिए हैं, तो आप कभी भी कॉल मैसेज करके अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। गर्ल्स स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, एकदम फ्री फील करके अपनी समस्या बताने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू।